सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 1257 पर। आज हम गुप्त साम्राज्य के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने एक भाग डिस्कस कर लिया है। जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, गुप्त किसके सामंत थे? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए मौर्यों के, बी कुषाणों के, सी सातवाहनों के, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है प्रश्न नंबर 1 का वो है ऑप्शन नंबर बी। गुप्त जो सामंत थे वो थे कुषाणों के। प्रश्न नंबर 2, गुप्त शासकों की सरकारी व दरबारी भाषा कौन सी थी? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए पाली, बी प्राकृत, सी हिंदी, डी संस्कृत। तो दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गुप्त साम्राज्य में संस्कृत भाषा जो थी वो दरबारी और सरकारी भाषा थी। प्रश्न नंबर 3, वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? वी.ए. स्मिथ इतिहासकार हैं, तो उन्होंने भारत का नेपोलियन किसे कहा? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी ब्रह्मगुप्त, डी समुद्रगुप्त। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। उसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। उनका जो टर्न ईयर था वो 335 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक माना गया है और इनकी राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी और सबसे ज़्यादा जीत की खुशी में इनको समुद्र कहा गया है। समुद्र, सबसे ज़्यादा जीत थी तो समुद्र के समान इनको समुद्र कहा। और इनका प्रतीक है वो है गरुड़, गरुड़ स्तंभ। प्रश्न नंबर 4, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए कला एवं स्थापत्य, ऑप्शन बी साम्राज्यवाद, ऑप्शन सी राजस्व एवं भूमि कर, ऑप्शन डी साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का हमारा राइट आंसर बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कला एवं स्थापत्य। दोस्तों गुप्त राजवंश में बहुत महान कवि हुए हैं जिनमें एक वराह मिहिर बहुत महान कवि हुए हैं। इसके अलावा कालिदास हुए हैं। इसके अलावा धन्वंतरी हुए हैं। तो गुप्त राजवंश को कला एवं स्थापत्य का एक युग माना गया है। प्रश्न नंबर 5, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? अजंता की जो कलाकृतियां हैं वो किससे संबंधित है? यहाँ 4 ऑप्शन है। हड़प्पा काल से है, बी मौर्य काल से है, सी बुद्ध काल से है, डी गुप्त काल से है। तो यहाँ कलाकृतियां जो है अजंता की वो किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 5 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध काल से संबंधित हैं इनकी कलाकृतियां। बुद्ध के जीवन से जो भी घटनाएं हुई हैं वो अजंता की गुफाओं में आकृत हैं। अजंता कहाँ पर पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है, राष्ट्र। और दोस्तों ये अजंता की जो गुफाएं हैं ये 29 चट्टानों को काट कर बनाई गई है। 29 चट्टानों को काट कर बनाई है और यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध स्मारक हैं यहाँ पर। और ये दूसरी शताब्दी में बनाया गया था। प्रश्न नंबर 6, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी हर्षवर्धन। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी
उनके दरबार में कालिदास राजकवि थे। नवरत्नों में से एक थे कालिदास, और कालिदास ने काव्य ग्रंथ लिखा है, जिनमें से मेघदूत इनकी एक बहुत ही उच्च कोटि की कृति है। इसके अलावा इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है, अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है। इसके अलावा इन्होंने मालविकाग्निमित्र ये रचनाएं लिखी हैं। तो ये सारी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 7, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, अभी हमने बात की थी। ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी वैष्णव मत, ऑप्शन डी शैव मत। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की जो भी चित्रकारी है। प्रश्न नंबर 8, गुप्त साम्राज्य में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ है वह था? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ए नालंदा विश्वविद्यालय, सी तक्षशिला विश्वविद्यालय, सी कांची विश्वविद्यालय और डी वल्लभी विश्वविद्यालय। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध हुआ है गुप्त काल में। और दोस्तों नालंदा कहाँ पड़ता है? ये बिहार पटना में पड़ता है, बिहार की राजधानी पटना के पास में पड़ता है। कांची पड़ता है हमारा तमिलनाडु में, और वल्लभी पड़ता है हमारा गुजरात में। दोस्तों तक्षशिला कहाँ पड़ता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है। प्रश्न नंबर 9, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन है। ए ब्रह्मगुप्त से, बी चंद्रगुप्त फर्स्ट, सी चंद्रगुप्त सेकंड, डी भानुगुप्त। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एरण अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है, और ये लगभग 510 ईस्वी में भानुगुप्त ने बनवाया था। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, प्रश्न नंबर 10, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी चंद्रगुप्त सेकंड। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में फाहियान भारत आया था। और ये क्यों आया था दोस्तों? बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हुए हैं उनकी प्रतिलिपियां प्राप्त करने के लिए आया था, बौद्ध धर्म के बारे में रिसर्च करने के लिए आया था। और ये भारत इसके अलावा श्रीलंका, इसके अलावा नेपाल इत्यादि जगह पर घूमकर बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो इकट्ठे किए। और ये कब आया था? 402 में उत्तर भारत में सबसे पहले आया था। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था, कौन सा एज था? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी चौल काल, डी राजपूत काल। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए शक, बी कणव, सी वाकाटक, डी सातवाहन। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 13, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन है। ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त सेकंड, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। इसको भारत का नेपोलियन भी कहा गया है, भारत का नेपोलियन। वीणा से प्यार था इनको, बांसुरी से प्यार था, वीणा बजाते हुए इनके सिक्के भी हमें प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 14, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए मौर्य काल में,
बी गुप्त काल में, सी कुषाण काल में, डी सैंधव काल में। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संस्कृति के लिए गोल्डन एज माना गया है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मंदिर निर्माण हुए हैं। प्रश्न नंबर 15, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन हैं, ए शिव, बी विष्णु, सी बुद्ध, डी सूर्य। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। तो दोस्तों गुप्त काल में विष्णु के 10 अवतारों की बात की गई है। जैसे इनके 10 अवतार कौन से हैं? मत्स्य हैं, इनके अलावा क्रोमर्न है, वराह है, नरसिंह है, इसके अलावा वामन है, परशुराम है, इसके अलावा राम है, कृष्ण है, बुद्ध हैं और आने वाले हैं क्लिक। प्रश्न नंबर 16, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए? तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन हैं, ए बाल्हिक प्रदेश जीतने के बाद, बी हुणों को पराजित करने के बाद, सी शकों को पराजित करने के बाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शकों को पराजित करने के बाद चांदी के सिक्के जारी किए। प्रश्न नंबर 17, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? यहाँ 4 ऑप्शन हैं, ए चतुर्थ सदी में, बी सप्तम सदी में, सी तृतीय सदी में, डी द्वितीय सदी में। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और इनको चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था। 23 फीट 8 इंच ऊंचाई है इसकी और ये कुतुब मीनार के पास में है। प्रश्न नंबर 18, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? यहाँ 4 ऑप्शन है, ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, बी शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, सी हुणों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त संवत का प्रारंभ 319 ईस्वी में किया। और ये किस खुशी में किया? क्योंकि चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो शासन था वो बहुत अच्छा था, इस खुशी में गुप्त संवत प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 19, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था, जो सोने के सिक्के चलाए थे उसको क्या कहा जाता था? यहाँ 4 ऑप्शन है, ए दिनार, काश्यपण, सी निशक, डी काकिनी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिनार। प्रश्न नंबर 20 और आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है, गुप्त कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? यहाँ 4 ऑप्शन है, ए बाणभट्ट, बी चंद्रवर्दई, सी हरिसेन, डी कालिदास। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुमार संभव जो है कालिदास ने लिखा था और ये भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।